आप प्रारंभ करने जा रहे हो वो है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। सभी टॉपिक इस चैप्टर के अलग अलग हैं। परागण अलग, निषेचन अलग, भ्रूणपोष अलग, भ्रूण का परिवर्तन, इनका अलग से परिवर्तन पढ़ना है। इसका मतलब आप जो चैप्टर प्रारंभ कर रहे हो वो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप प्रारंभ कर रहे हो वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि नर व मादा युग्मक उनके संयोजन या फिर आप बोल सकते हो संलयन, कोई भी वर्ड आप उपयोग में ले सकते हो, संयोजन, संलयन या और भी बोल सकते हो, मिश्रण, निषेचन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ चुके हो नर युग्मक में तो बने थे नर युग्मक, ये नर युग्मक, मादा युग्मक में बनी थी ये जो आपको दिख रही है अंड कोशिका। इन दोनों का संयोजन, और संयोजन का मतलब दोनों का फ्यूज होना, संयुक्त होना या मिश्रित हो जाना, और दोनों का मिश्रित करके एक का ही निर्माण कर देना, और उस प्रक्रिया को नाम दिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन। वापस सुनिए, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन या संलयन या मिश्रण निषेचन के नाम से जाना जाता है। आवर्ती बीजी पादपों में आप निषेचन का अध्ययन करने जा रहे हो। उससे पहले आपने नर युग्मक में कैसे बने नर युग्मक, मादा युग्मक में कैसे बने मादा युग्मक, उसका अध्ययन किया है। और अब आप बोल रहे हो कि नर व मादा युग्मक के या तो संयोजन या फ्यूजन या संलयन या मिश्रण निषेचन के नाम से जाना जाता है। आवर्ती बीजी पादपों में इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक लीलियम पादप में किया। आवर्ती बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने लीलियम पादप में किया। और कहा जाता है कि आवर्ती बीजी पादपों में जो निषेचन है वो नाल युग्मक की प्रकार का होता है। नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन होता है या साइकोनिक प्रकार का निषेचन होता है। इसकी सार्थकता है कि यहाँ पर ये जो आपको मादा युग्मक दिखाई दे रहा है ये अंड कोशिका, जिसका नाम आपने पढ़ा था, ये आप जो देख रहे हो ये है बीजांड। आपने अंडाशय की काट के देखी थी, उसमें बीजांड ग्रंथ की सहायता से अपराध से बहुत सारे बीजांड जुड़े हुए थे। अंडाशय से ये वर्तिका और ये वर्तिका, और बीजांड के अंदर आपने जो भ्रूणकोश या मादा युग्मक कैसे बना उसका अध्ययन किया था, उसमें थी अंड कोशिका। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनमें नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन पाया जाता है, अर्थात जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक एक नलिका की सहायता से पहुंचता है, तो तब नाम दिया है कि इनमें नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन पाया जाता है। वापस लेंगे, सुनिए, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और उसका पहले आपने अर्थ समझा कि नर युग्मक व मादा युग्मक, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक। मादा युग्मक को आप अंड कोशिका के नाम से भी बोल सकते हो, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नर युग्मक। और मैं आपसे लिंकेज बोल रहा हूँ कि नर व मादा युग्मक का संयोजन या फिर संलयन या फिर मिश्रण या दोनों का मिक्स हो जाना, और उस क्रिया को नाम दिया है निषेचन। आप जो निषेचन पढ़ रहे हो वो आवर्ती बीजी पादपों में पढ़ रहे हो, और तब आप बोल रहे हो कि आवर्ती बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने, और जिस पादप का अध्ययन किया था उस पादप का नाम लीलियम। वापस सुनिए, इन आवर्ती बीजी पादपों में जो निषेचन है वो नाल युग्मक की प्रकार का होता है। नाल का मतलब नलिका और युग्मकी का मतलब युग्मक। इसका मतलब यहाँ पर नर युग्मक जो है मादा युग्मक तक एक नलिका की सहायता से जाता है। उस नलिका का आप आगे नाम पढ़ोगे या पराग नलिका के नाम से उसका नाम आगे आप पढ़ोगे, जहाँ पर नर युग्मक एक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक के अंड कोशिका तक पहुंचता है, और इसके नाम दिया है कि इन पादपों में नाल युग्मक की प्रकार का निषेचन पाया जाता है। आवर्ती बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया का अध्ययन निम्न बिंदुओं या निम्न चरणों में करते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। देखिए सामने परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। परागण की प्रक्रिया द्वारा
आप पढ़ चुके हो परागकण की संरचना। एक अंदर जो दिखाई दे रहा है ये अंतःचोल, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये है बाह्यचोल, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जननचोल। और तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकण जो है वो पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाता है। आप इसी चैप्टर में परागण का अध्ययन करोगे या पॉलिनेशन का अध्ययन करोगे। आप जानते हो परागण का तात्पर्य है परागकणों का परागकोश से मुक्त होना और परागकोश से मुक्त होकर पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना। परागकोश का एक्टर होगा, परागकण मुक्त होगा और मुक्त होकर के पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाता है। और उस प्रक्रिया को आपने जो नाम दिया है वो है परागण। तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि परागकण का अंकुरण, मैंने आपसे वर्ड बोला है कि परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकोश से मुक्त हुआ जो परागकण है वो पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाता है। परागकण पुष्प की वर्तिका पर पहुंच करके पुष्प की जो वर्तिका है उस पर उपस्थित होते हैं शर्करा, रेजिन, वसा व जल आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। और जल की उपस्थिति के कारण ये सभी पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये जल में घुलित होते हैं। और तब मैं वर्ड जैसे शर्करा जल में घुलित है, और तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि परागकण पुष्प की वर्तिका पर पहुंच करके पुष्प की वर्तिका पर पहुंच करके जल घुलित शर्करा, रेजिन, वसा जैसे पदार्थ अवशोषित करता है और अवशोषित करके फूल जाता है। और अवशोषित करके फूलने के कारण परागकण का अंतःचोल एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है। और जैसे परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, आप नलिका को पढ़ चुके हो, आपको पता है नलिका में दो नलिका उपस्थित है और इन नलिका को ये नलिका जो है अंड कोशिका तक पहुंच जाएगी और इसलिए निषेचन का नाम रखा है नाली की प्रकार का निषेचन। वापस लेंगे सुनो, पहला बिंदु आपने पढ़ा है परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और उसके लिए मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि परागकोश के फटने से मुक्त हुआ जो परागकण है वो परागण की प्रक्रिया द्वारा पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाता है और पुष्प की वर्तिका पर पहुंच करके पुष्प की वर्तिका पर उपस्थित जल, शर्करा, रेजिन, वसा आदि को अवशोषित करता है और अवशोषित करके फूल जाता है। और उसके फूलने से परागकण का जो अंतःचोल है वो एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है। या आप बोल सकते हो, नलिका को नाम दे सकते हो कि पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आता है और जिसे परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है। और पहला टॉपिक को आपने डाला है निषेचन का, वो यही है परागकण का अंकुरण। इसका मतलब अंतःचोल का जन्म छिद्र से होकर के पराग नलिका के रूप में बाहर निकलना है। परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है। कैसे निकलता है? जब परागकण उसकी वर्तिका पर पहुंचता है तो वहां पर जल, शर्करा आदि पदार्थ को अवशोषित करता है, अवशोषित करके फूलता है और फूलने से उनका जो अंतःचोल है वो जन्म छिद्र से होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है और उसे आपने नाम दे दिया परागकण का अंकुरण। सामान्यतः एक परागकण जो होता है जो अंकुरित होता है, जैसे ये है परागकण, और सामान्यतः एक जो परागकण अंकुरित होता है उससे केवल एक ही परागनली निकलती है। और अधिकांश आवृत्ति के जो पादप होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। अधिकांश आवृतबीजी जो पादप हैं, अधिकांश जो आवृतबीजी पादप है उनमें ऐसा पाया जाता है कि सामान्यतः जो परागकण के अंकुरण से केवल एक ही परागनलिका निकलती है। सामान्यतः परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है। देखिए सामने आपने पढ़ा कि परागकण का अंतःचोल जन्म छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है और अधिकांशतः एक परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है। और अधिकांश आवृत्ति पादपों में ऐसा पाया जाता है। लेकिन कुछ जो परागकण है या कुछ आवृत्ति पादपों के जो परागकण है उनमें एक परागकण के अंकुरण से एक से अधिक परागनलिका निकल आती है और उसे बहुनलिकीय नाम से जाना जाता है या पॉली साइकोनस नाम से जाना जाता है। जबकि अगर एक ही परागनलिका निकलती है तो उसे एक नलिकीय के नाम से
जाना जाता है या मोनोसाइटोनस नाम से जाना जाता है। वापस लेंगे इसको। परागकण का अंकुरण का मतलब है परागकण का अंतःचोर का जनन से होकर के परागनलिका के रूप में बाहर निकालना, और उसे आपने नाम दिया था परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और आपने कहा है कि सामान्यतः एक परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है, और उस ऐसे जो परागकण उन्हें एक नलिके या मोनोसाइटोनस के नाम से जाना जाता है। और अधिकांश आवृत्ति विधि बाधा पे उनमें एक परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है। लेकिन कुछ आवृत्ति विधि बाधा ऐसे होते हैं जिनमें एक परागकण के अंकुरण से एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं, और उन्हें पॉलीसाइटोनस या बहुनलिक के नाम से जाना जाता है। और ऐसा जो पाया जाता है वो कुकुरबिटेसी व मार्वेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। बहुनलिकीय जो परागकण होते हैं वो कुकुरबिटेसी व मार्वेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं, जिनमें एक परागकण के अंकुरण से एक परागनलिका नहीं निकल करके एक से अधिक परागनलिका निकलती है। लेकिन बहुत सारी जो परागनलिका निकलती है उनमें से केवल एक ही परागनलिका की वृद्धि होती है, अन्य परागनलिकाओं की वृद्धि अवरोधित हो जाती है। यह है निषेचन का पहला परागकणों का अंकुरण। आपने पुनः सुने परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकण कोशिका की वर्तिकाल पर पहुंचता है। कोशिका की वर्तिकाल पर शर्करा, रेजिन, जल आदि पदार्थों को अवशोषित करता है, अवशोषित करके फूल जाता है, और उसके फूलने से परागकण का अंतःचोर जो है वो जनन सिद्ध से एक नलिका के रूप में या परागनलिका के रूप में बाहर निकल आता है, और उसी को आपने नाम दिया है परागकण का अंकुरण या अंतःचोर का परागनलिका के रूप में बाहर निकलना है परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है, या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। तो आप क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़िए कि सामान्यतः एक परागकण के अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है। ऐसे परागकण एक नलिकीय या मोनोसाइटोनस नाम से जाने जाते हैं, और अधिकांश आवृत्ति विधि पादप के जो परागकण होते हैं उनके अंकुरण से एक ही परागनलिका निकलती है। लेकिन कुछ आवृत्ति विधि पादप जो है उनके परागकण के अंकुरण से एक से अधिक परागनलिका निकलती है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक परागकण के अंकुरण से 3 परागनलिका निकलती है। तो ऐसे परागकण बहुनलिकीय या पॉलीसाइटोनस के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे जो परागकण हैं वो कुकुरबिटेसी व मार्वेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है परागनलिका की वृद्धि या ग्रोथ ऑफ पॉलन। आपको पता है कि परागकण के अंकुरण से परागनलिका निकली, और अब आप जो दूसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हो निषेचन का वो है परागनलिका की वृद्धि या परागकण के अंकुरण से जो परागनलिका निकली उसकी वृद्धि या ग्रोथ ऑफ पॉलन। लैंग्वेज सुनिए, परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है वो सदैव बीजांड या अंडाशय की वृद्धि करती है। इसका मतलब उसकी जो वृद्धि है वो एक दिशीय होती है। इसका मतलब वो एक ही दिशा में वृद्धि करती है, अर्थात अंडाशय या बीजांड की तरफ वृद्धि करती है। वापस लेंगे सुनिए, परागनलिका की जो वृद्धि है वो सदैव एक दिशीय होती है, अर्थात परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है वो सदैव बीजांड, आपको ये दिखाई दे रहा है ये है बीजांड, या जो बाहर दिखाई दे रहा है ये है अंडाशय, और उनकी वृद्धि एक दिशीय होती है क्योंकि निकली हुई परागनलिका सदैव बीजांड या अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। ऐसा अंडाशय व बीजांड द्वारा स्रावित कुछ रसायनों के कारण होता है, और तब इस वृद्धि को रसायन अनुवर्ती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है वो अंडाशय व बीजांड द्वारा स्रावित कुछ रसायन है उनके कारण उसी ओर वृद्धि करती है। एक ही दिशा में वृद्धि कर रही है और वो दिशा अंडाशय या बीजांड की तरफ। ऐसा क्यों करती है? रसायन अनुवर्ती क्रिया के कारण। रसायन अनुवर्ती क्रिया का मतलब है कि अंडाशय या बीजांड के द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं, और स्रावित को रसायन में परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी कारण परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है वो बीजांड या अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। परागनलिका की वृद्धि, अगर परागनलिका वृद्धि करती है अंडाशय या बीजांड की तरफ, तो आपको पता है कि उसे वर्तिका से होकर के निकलना होता है, या वो वर्तिका से वृद्धि करती हुई अंडाशय या बीजांड में पहुंचती है।
और तब मैं आपसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि सैमेंस है, वापस होंगे कुछ पादप हैं जैसे लीडियम वेराइटी जो पादप होते हैं उनकी परागनलिका खोखली होती है और उस खोखली परागनलिका में कुछ श्लेष्मी पदार्थ भरे रहते हैं और वो श्लेष्मी पदार्थ जो है परागकण के ऊपर से निकली परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं और मार्ग अवरोधित नहीं है क्योंकि परागनलिका जो है या वर्तिका जो है वो खोखली है, उसमें कोई भी अवरोधक नहीं है जो परागनलिका की वृद्धि को रोक सके। वापस सुनिए, परागनलिका की जो वृद्धि है किस ओर होती है? अंडाशय की ओर होती है, या फिर आप बोल सकते हो किस ओर होती है? बीजांड की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडाशय या बीजांड के द्वारा कुछ रसायन प्राप्त किए जाते हैं जो परागनलिका की वृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब परागनलिका वृद्धि करती है तो वर्तिका से होती हुई अंडाशय या बीजांड तक पहुंचती है। तो तब मैंने आपसे वर्ड बोला है कि कुछ लीलियम में राइबिट, जब मैंने आपसे वर्ड बोला कुछ आवृत्ति पादप जैसे लीलियम में राइबिट होते हैं उनकी पराग वर्तिका जो है वो खोखली होती है और खोखली वर्तिका में श्लेष्मी पदार्थ भरे रहते हैं। वो श्लेष्मी पदार्थ जो वर्तिका में भरे हुए वो परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं और खोखली पराग वर्तिका से होती है परागनलिका अंडाशय में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ आवृत्तिबीजी पादप या ऐसा बोल सकते हो अधिकांश आवृत्तिबीजी पादप हैं उनकी जो वर्तिका है वो बंद या ठोस होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, बंद या ठोस का मतलब आपको पता है प्रत्येक भाग जो है वो कोशिकाओं का बना हुआ होता है और कोशिकाओं का बना हुआ जो भाग होता है वो ऊतक के नाम से जाना जाता है और इन कोशिकाओं या ऊतक की उपस्थिति के कारण अधिकांश आवृत्तिबीजी पादप है उनकी जो वर्तिका है वो बंद या ठोस होती है। अब परागकण के अंकुरण से परागनलिका तो निकली, लेकिन ये जो ऊतक है यहाँ पर जो वर्तिका में भरे हुए क्योंकि वर्तिका बंद या ठोस है, इनसे इनको वृद्धि करनी होती है और उसके लिए परागनलिका के शीर्ष भाग से एक एंजाइम प्राप्त किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। वो पेक्टिनेज एंजाइम वर्तिका के मध्यवर्ती जो ऊतक है या वर्तिका में जो ऊतक है उनके मध्य से परागनलिका के लिए ऊतक को नष्ट करके मार्ग बनाता है और नष्ट हुए ऊतकों से या ऊतकों के नष्ट होने से जो मार्ग बनता है उनसे होकर के परागनलिका अंडाशय या बीजांड की ओर वृद्धि करती है अर्थात अंडाशय या बीजांड में पहुंच जाता है। वापस सुनिए, परागनलिका की वृद्धि सदैव किस ओर हो रही है? अंडाशय या बीजांड की ओर हो रही है। किस कारण हो रही है? क्योंकि इनके द्वारा कुछ रसायन प्राप्त किए जाते हैं और उस क्रिया को आपने नाम दिया रसायन अनुवर्तन। एक दिशा होती है, एक दिशा का मतलब सदैव एक ही दिशा में होती है अंडाशय या बीजांड की ओर। पर परागनलिका जब वृद्धि करेगी तो उसे वर्तिका से होकर के निकलना होता है। मैंने आपसे कहा था खोखली वर्तिका जो है वो लीलियम में राइबिट में पाई जाती है और उनसे परागनलिका वृद्धि करती है अंडाशय तक पहुंच जाती है। लेकिन अधिकांश जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं उनकी जो वर्तिका होती है वो बंद या ठोस होती है। इसका मतलब उनके अंदर ऊतक उपस्थित होते हैं। बंद या ठोस जो वर्तिका है उससे परागनलिका वृद्धि करेगी तो उसके लिए परागनलिका के शीर्ष भाग द्वारा एक एंजाइम प्राप्त किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। वो एंजाइम वर्तिका के मध्यवर्ती जो ऊतक है उनको नष्ट कर देता है और नष्ट कर परागनलिका के लिए मार्ग बनाता है और उस मार्ग से होती हुई परागनलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ आवृत्तिबीजी जो पादप होते हैं जैसे ओइनोथेरा में पेटूनिया, इनमें जो वर्तिका है या परागकण के अंकुरण से निकली जो परागनलिका है वो कहां से निकलती है? आपने पढ़ा होगा कि ऊतक के मध्य या ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और एक अंतरकोशिकीय अवकाश जैसी कोशिका है इनके मध्य जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं इनको अंतरकोशिकीय अवकाश के नाम से जाना जाता है। और ऐसी जो वर्तिका है वो ओइनोथेरा या पेटूनिया पादप में पाई जाती है और इन पादपों में परागनलिका जो होती है इन अंतरकोशिकीय अवकाशों से होती हुई अंडाशय या बीजांड तक पहुंचती है।